आपकी कक्षा 10 के अध्याय 5 में चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से कविता है, जिसके लेखक श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आज इसके तीसरे भाग की हम लोग व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि इन सभी शब्दों का अर्थ आपको पता हो तो बहुत दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। अणुयुग अर्थात अणु और परमाणुओं का युग। बने ही रहेगा, वही रहेगा, या आप हो कह सकते हैं, ठीक है, जैसा भी वाक्य कहेगा। धरा जीवन पृथ्वी का जीवन। हित माने कल्याण। स्वर्ण सृजन अर्थात स्वर्ग का निर्माण। स्वर्ण सृजन स्वर्ग का निर्माण का साधन वही रहेगा, नहीं बदलेगा। मानवता ही अर्थात मानवता की सेवा ही या मानव की सेवा ही। विश्व संसार का। सत्य सत्य ही रहेगा। भूराष्ट्र अर्थात पृथ्वी के सभी देश, पृथ्वी के ऊपर के सभी देश। करें वही रहेगा। आत्मार्पण मतलब आत्मसमर्पण। धरा माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी, चंद्र माने चंद्रमा की वही रहेगा। प्रीति माने प्रेम, परस्पर माने आपस का। जगत माने संसार, प्रसिद्ध वही रहेगा। पुरातन मतलब पुरातन काल से, पुराने समय से। हृदय, हृदय वही रहेगा। सिंधु माने सागर, हृदय सिंधु अर्थात हृदय सागर में उठता है वही रहेगा, या तो उत्पन्न होता है आप कर सकते हैं, उठता है। स्वर्गिक मतलब स्वर्ग। ज्वार, जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तो हम उसको ज्वार कहते हैं, ज्वार। देख देख कर। चंद्र माने चंद्रमा और आनंद माने मुख, तो चंद्र आनंद माने चंद्रमा का मुंह या चंद्रमा का मुख। सभी कठिन शब्द हो गए। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या सीखें। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। यदि संदर्भ की बात करें तो जब मैंने इसका पहला भाग पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको संदर्भ बताया है, तो वही संदर्भ यहाँ रहेगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। प्रसंग बार बार बदलता है पद्यांश बदलने में, तो हम लोग प्रसंग को लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने अणु और परमाणुओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए करने की प्रेरणा दी है, और आपका जो प्रसंग है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या करते हैं। व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में, ये अपनी तरफ से लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, इतना आपने जोड़ दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, आ जाइए काव्य पर, कहते हैं अणु और परमाणुओं का यह नवीन युग, अणु और परमाणुओं का यह नवीन युग पृथ्वी के जीवन के कल्याण के लिए हो, बने हो, पृथ्वी के कल्याण के लिए हो। और यह, इतना आपने जोड़े, और यह स्वर्ग के निर्माण का साधन बने, अर्थात अणु और परमाणु का उपयोग मानव का कल्याण करने के लिए हो, मानव का विनाश करने के लिए नहीं। इतना आपने जोड़ दीजिए, पर अणु और परमाणु का उपयोग मानव के कल्याण के लिए हो, मानव के विनाश के लिए नहीं। क्योंकि, फिर आपने जोड़िए, क्योंकि मानवता की सेवा ही विश्व का सबसे सुंदर सत्य है। सबसे सुंदर, इतना आपने जोड़ दीजिए, सबसे सुंदर सत्य है। इसलिए पृथ्वी के सभी देशों को, पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को अपनी अपनी शत्रुता और अपने अपने विरोधों का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और मानवता की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। इतना आपने जोड़ेंगे, और मानवता की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। फिर आप लिखेंगे, आगे कवि कहता है पृथ्वी और चंद्रमा
का पृथ्वी और चंद्रमा का परस्पर प्रेम संसार में पुरातन काल से प्रसिद्ध है। पृथ्वी और चंद्रमा का परस्पर प्रेम संसार में पुरातन काल से प्रसिद्ध है। आगे लिखेंगे, आज भी चंद्रमा के मुख को देखकर ही पृथ्वी पर स्थित पृथ्वी के हृदय सागर में स्वर्गिक ज्वार उठता है और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार जल्दी से मैं फिर बता देता हूँ, अगर कहीं नहीं समझ में आया है आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं। आ जाइए काव्य पर। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, अणु और परमाणुओं का यह नवीन युग पृथ्वी के जीवन के कल्याण के लिए बने और यह स्वर्ग के निर्माण का साधन बने, अर्थात इसका उपयोग मानवता की सेवा के लिए हो, मानव के विनाश के लिए नहीं, क्योंकि मानव की सेवा ही विश्व में सबसे सुंदर सत्य है। इसलिए पृथ्वी के सभी देश अपनी अपनी शत्रुता और विरोध, ये अपने जोड़ना है, अपनी शत्रुता और विरोध को छोड़कर आत्मसमर्पण करें। आगे कवि कहता है, पृथ्वी और चंद्रमा का आपसी प्रेम संसार में पुरातन काल से प्रसिद्ध है। आज भी चंद्रमा के मुख को देखकर पृथ्वी के हृदय सागर में स्वर्गिक ज्वार उठता है और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।